यदि मैं इस टॉपिक का बात करूं अम्ल और भस्म की शक्तियां का, तो जो अम्ल होते हैं ना इसमें कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब पहला क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे जो अम्ल होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और कोई कोई ऐसा अम्ल होता है जो फायदेमंद होता है। ओके, यानी वो समझिए जो खतरनाक होते हैं यानी वो प्रबल होते हैं, उसमें बल होती है, तो उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं प्रबल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रबल अम्ल बोल देंगे। एक जो होते हैं वो साधारण होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यस, दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब चलिए अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताए थे आर्हेनियस के अनुसार कि जो वैसे माने पदार्थ जो जल में घुलकर एच आयन प्रदान करे, समझ पा रहे हैं? कौन सा आयन प्रदान करे? एच आयन प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई कोई पदार्थ जो होते हैं बहुत ज्यादा एच आयन प्रदान करते हैं, तो जो ज्यादातर एच आयन प्रदान करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रबल अम्ल बोलते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा अम्ल, यस, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, ऐसा लिख सकते हैं जो जल में घुलकर ओके पूर्णतः एच आयन प्रदान करे। पूर्णतः के मतलब जितना है उतना एच आयन आपके क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। आयन क्या करे? आपका प्रदान करे, यस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रबल अम्ल कहते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रबल अम्ल कहते हैं। यस, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर आपकी पॉइंटेड क्या है कि जैसे में कौन कौन जो होंगे वो प्रबल होते हैं कि मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें भी 3 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं H2SO4 और जो दूसरा का होता है HCl होता है, तीसरा का HNO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? बस कंसेप्ट याद रखिएगा, ये चायन जो ज्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रबल अम्ल। अब चलिए अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वही होगा जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? दुर्बल अम्ल। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल का। इसका देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है, बोल सकते हैं वैसा अम्ल, यहाँ से परिभाषा बोल सकते हैं वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक एच आयन प्रदान करे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? आंशिक। ओके, आंशिक एच आयन प्रदान करे उसको हम लोग क्या कह देंगे? यस, दुर्बल। ओके, हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा जो कि आपका कम से कम आयन प्रदान करता है, जैसे हो जाता है सिरका CH3COOH। ओके, बहुत ऐसा अम्ल है जो कि आपका यूँ समझिए कार्बोलिक अम्ल भी हो जाते हैं, यूँ समझिए कि H3CO3 कार्बोलिक अम्ल। ये सारी जो चीजें होते हैं ना वो आपके जल में घुलकर कम से कम एच आयन प्रदान करते हैं। आपको दोनों चीजें समझ में आ गया होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक उसी प्रकार अब आपका भस्म की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब चलिए भस्म की बात करते हैं, तो आप कुछ याद कीजिए आर्हेनियस का नियम में क्या बताए थे? भस्म किसे कहते हैं? यानी वैसा पदार्थ जो यूं समझिए कि क्या होते हैं जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्म। अब देखिएगा इसका भी कैटेगरी कितने को हो जाता है? तो 2 हो जाते हैं। पहला जो होते हैं वो प्रबल भस्म होते हैं, प्रबल भस्म। समझ पा रहे हैं? प्रबल भस्म किसे कहेंगे? तो बस वही परिभाषा होगा, वहां पर क्या कर देना है आप लोगों को? OH जो आयन है ना वो अधिक प्रदान करता है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ तो उसकी परिभाषाएं लिख लेता हूँ कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? प्रबल भस्म यानी बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घुलकर, जो कहाँ घुलकर? जल में घुलकर, यस, घुल कर पूर्णतः लिख सकते हैं कि पूर्णतः OH आयन प्रदान करता हो। आयन क्या करे? प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं।
समझ पा रहे हैं कि प्रबल अम्ल कहते हैं। अब चलिए प्रबल भस्म है आपका, तो भस्म कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर दो ही टिकट रहते हैं जिसका नाम होता है KOH, एगो NaOH। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, यदि देह पर गिर जाए तो यूँ समझिए कि ये जला सकते, तो इसका जब भी प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी से करें। अब चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो आसान सा परिभाषा है। ओके, जैसा कि मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, दुर्बल भस्म, यहाँ पर दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घोलकर ओके आंशिक OH आयन प्रदान करे, आंशिक, समझ पा रहे हैं, आंशिक OH आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुर्बल भस्म कहते हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसके जैसे में क्या हो जाएंगे, ओके, तो इसके जैसे में हो जाएंगे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसा समझ पा रहे हैं आप लोग। यस, कहाँ है रे, देखिए इसके जैसे में हो जाएंगे आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 नंबर हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, समझ पा रहे हैं। एक होते हैं आपके NH, ऐसा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ET से बहुत सारे चीज आते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, तो दुर्बल भस्म होते। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। इसकी बाद से जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, इसको कंटिन्यू आप देखते जाए। और इस चैनल के माध्यम से सबको ऐसा तैयारी कराया जाएगा आप जिला टॉप भी ला सकते हैं। तो चलिए इस हम पॉइंट को क्या करते हैं, मिटकाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। स्केल, ये पीएच स्केल होते क्या है, इनके बारे में आपको पूरा का पूरा डीप जानकारी बताएंगे कि पीएच स्केल होते क्या है। चलिए ये बताने से पहले मैं आपको कुछ पिछली बातें बता देता हूँ ताकि पीएच स्केल आपको समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़े थे अभी ना, आपका यूँ समझिए कि प्रबल 2 वर्ड पढ़े थे, एक अम्ल पढ़े थे और दूसरे क्या पढ़े थे, भस्म पढ़े थे, जिसमें आपकी परिभाषाएं क्या था। यस, इसमें था आपका कौन सा, तो H प्लस और क्या OH आपका माइनस, समझ पा रहे हैं। यानी यूँ समझिए कि जो आपका H आयन ज्यादा प्रदान करे उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे और जो OH आयन ज्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रबल भस्म बोलेंगे। उसी तरह आपका कौन सा, आपका दुर्बल ये अम्ल था और यूँ समझिए कि आपका क्या था, भस्म था। तो भस्म में मैंने क्या बताया था, दुर्बल में कि आंशिक प्रदान करे यानी H आयन कम करे और OH आयन भी प्रदान क्या करे, कम करे, और ये क्या करे, ज्यादा करे। समझ पा रहे, ये पिछली बातों को मैंने दोहराया हूँ और इसी से आपका पीएच स्केल का मैं सारे के सारे बायोडाटा बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये तो समझ गए ओके कि H आयन OH आयन, क्या आप इस बीकर को देखकर इसमें जो मटेरियल है क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें ज्यादा OH आयन निकल रहा है कि H आयन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या आपको पता चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। कब चलेगा, जब इसमें विद्युत देंगे तभी भी आपको यहाँ पर पता चलेगा नहीं। तो कोई ना कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए ना जो कि ये मापकर बता दे कि किसमें से ज्यादा H निकलता है और किसमें से कम H निकलता है। समझ पा रहे, यानी पावर को प्रदर्शित करना, समझ रहे हैं बातों को, किसको करना जी, तो पावर को प्रदर्शित करना। वो किसके आधार पर, यस H आयन के आधार पे। ये OH आयन के भी आधार पे निकाली जाती है पर ज्यादातर इस बुक में H आयन दिया है। तो पावर के मतलब कि P यहाँ से ला दिए ओके, और H जो था ये यहाँ से ला दिए, तो क्या हो गया आपका pH। यानी आपको समझ में आ गया कि pH क्या है आपका, यानी H की शक्तियों को ये पता लगाने वाला ही आपका स्केल ही क्या होता है, तो pH होता है। वो किस प्रकार लगाता है तो इसका मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो इसका परिभाषा होगा, समझ पा रहे हैं, लेकिन pH आपको समझ में आ गया। उसी तरह POH भी होता है। OH के मतलब समझिए कि ये भस्म वाले को शो कर रहा है और H के मतलब ये किसका शो कर रहा है,
है तो H आयन का शो कर रहा है। तो चलिए आपको ये कहानी समझ में आ गया। अब चलिए मैं पीएच स्केल का आपका यूं समझिए कि डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि पीएच स्केल आपके होते हैं तो कैसे होते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही विस्तार रूप से अच्छे से देखते हैं। देखिए एक्चुअली में जिस तरह आप लोग क्या करते हैं, मैथ में बनाने वाला स्केल आपका लगभग ऐसा होता है, तो उसमें भी आपका मापदंड होता है कि 14, 15 ऐसा ही कुछ होता है। ओके, तो इसमें जो होता है मापदंड पीएच जो बनाया जाता है स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है, याद रखिएगा 14 तक होता है। और 14 के बीच में एक जो आता है आपका बीच वाला, ये 7 वाला भाग आता है। ओके, समझ पा रहे हैं, ये कौन सा भाग आता है आपका 7। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और 7 हो ही गया। और यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 से 11, 12 और यहाँ पर क्या होगा 13। यानी इस तरह क्या होता है तो आपका पीएच स्केल होता है। जैसा मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये तो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन पीएच स्केल के ही जैसा ये भी क्या करेंगे तो काम करेंगे, जैसा कि ये निकल रहा है। देखिए ये आपका एक लिटमस पत्र है, ऐसा मैं मंगवाया हूँ। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर आप गौर कीजिए कैमरे में, 1 से लेकर 14 तक ही दिया है। यहाँ पर सब सूचित कर दिया है कि कौन आपका अम्ल होंगे और कौन आपका भस्म होंगे, कैसा कैसा आपका रंग प्रदर्शित करेगा तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रख देता हूँ, लेकिन इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कंसेप्ट बोलता है ना कि जब 7 रहे, 7 में ना ही वो अम्ल होंगे ना ही वो क्या होंगे भस्म होंगे, तो याद रखिएगा ये होते उदासीकरण होता है। ओके, समझ पा रहे हैं, कब जब 7 होगा तब। अब देखिए जैसे जैसे इधर ये बढ़ते जाएगा उस तरह अम्लता भी बढ़ते जाएगा। यानी आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि इधर वाले सबके सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और इधर वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके क्या होते हैं तब भस्म होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए एगो दूगो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ। यदि दिया रहे pH बराबर 2 और यूँ समझिए pH बराबर आपका 8 दिया रहे, ऐसा देकर यदि पूछे कि इनमें बताइए कौन अम्ल है और कौन भस्म है। ओके, तो यूँ समझिए कि 7 के पहले वाला जितना भी होगा वो अम्ल होगा, तो ये आपका अम्ल होगा। समझ पा रहे हैं। और 8 किधर है तो इसके बाद वाला है, तो ये क्या होगा आपका भस्म होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए मैं बताया कि ये क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये भी ऐसे जाता है तो ये भी क्या होते जाता है तो बढ़ते जाता है। ये अम्ल की शक्तियाँ बढ़ती है और समझिए कि ये भी अम्ल की क्या होती है, शक्तियाँ बढ़ती है। जैसा कि मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको भी समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं दे दिया pH आपका एगो 1 दे दिया, एगो pH आपका क्या कर दिया 3 दे दिया। गौर कीजिएगा दोनों पॉइंटेड पर, pH कितना दे दिया 1 और ये को pH कितना दे दिया 3। जरा गौर कीजिएगा, ये 3 है और ये कितना 1 है। अब बताइए इन दोनों में प्रबल कौन अम्ल होंगे। ओके, यदि pH स्केल किसी में 1 दिखाता है किसी में 3 दिखाता है तो कौन से होंगे, यस ये होंगे आपका कौन सा 1 वाला होंगे। क्यों, क्योंकि इधर जाते रहेंगे तो एक बढ़ते जाएगा, यानी इसके अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो ये प्रबल होंगे और ये कैसे होंगे तो आपके दुर्बल होंगे। ठीक उसी तरह आपका यहाँ पर भी है, यूँ समझिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर समझिए कि 14 है। तो इसमें देखिए गौर कीजिए कि इधर से बढ़ रहा है यानी कंसेप्ट उल्टा है। यानी यूँ समझिए कि 8 वाले आपका क्या होंगे, दुर्बल भस्म होंगे, और समझिए कि आपके जो 14 वाले होंगे वो प्रबल भस्म होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा है कि ये कैसे आपको हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए चलिए इसमें हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि पीएच स्केल किससे कहते हैं, आखिर किस लॉजिक पर ये काम करता है। मैंने तो सब कुछ जान गए, अब इसको लॉजिक बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो पीएच स्केल का एक सूत्र याद रखिएगा, हम इसी से निकाल लेंगे, माइनस लॉग और एच आयन होते हैं ऐसा।
ओके यानी किसी भी विलियन में जो ये थी करता है वो ए चाइल्ड करता है। तो लॉग के मतलब होते हैं क्या जी आपका, यस, लघु गणन। ओके, लघु गणन होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो आप पढ़िएगा 11th में या 12th में पढ़ने को मिलता है। अब चलिए मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो यूँ समझिए कि ऐसा बोल सकते कि कोई भी विलियन में, क्या कोई भी विलियन में एच आयन की सांद्रता, देखिए परिभाषा कैसे बोल रहे हैं, किसी भी विलियन में एच आयन की क्या जी सांद्रता के लघुगणन के ऋणात्मक मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। गौर कीजिए फिर से आप लोग, किसी भी विलियन में आपका यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी विलियन यस में एच आयन की सांद्रता, एच आयन की क्या जी सांद्रता के, ओके, के क्या है, लघुगणन का, ओके, ये कैसा मान है आपका, ऋणात्मक। तो यहाँ से बोल सकते हैं ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को समझ रहे हैं, ऋणात्मक मान को हम लोग क्या कहते हैं, तब पीएच स्केल कहते हैं। समझ गए कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, और इसका सूत्र भी आप लोग समझ गए कि पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और एच आयन। ऐसा समझ गए यहाँ तक कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, और सारे पीएच स्केल के बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ये है, ओके, कि कुछ दैनिक जीवन में उपयोग, पीएच स्केल का कुछ दैनिक जीवन में उपयोग। चलिए हम इस भी पॉइंट को, हम लोग 3-4 पॉइंटेड है, इसको भी हम लोग पढ़कर इस आपके लेसन को मैं समाप्त करता हूँ। उसके बाद से इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें कुछ हम लोग उपयोगी लॉर को भी कवर करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो इसको क्लीन कर, जीवन में महत्व, यानी कौन कौन सी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व रहता है। तो यूँ समझिए कि सबसे जो पहला आता है, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। किसका, पाचन। ऐसा पाचन तंत्र का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ओके, कि पाचन तंत्र में पीएच की क्या महत्व होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पेट में HCl एक प्रकार का क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। ओके, यदि ये अम्ल आपका पीएच इसका यदि 1 होता है, ओके, तो समझिए कि हमारे लिए फायदेमंद है। समझ पा रहे हैं? यदि कोई कारण बस अगर मगर कचर बचर खाने से यदि पीएच आपका 1 से बढ़कर मान लेते हैं कि 4 या 5 हो जाता है, तो समझिए कि नुकसानदायक होता है। समझ पा रहे, ये क्या करता है, तो नुकसान करता है। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा, यदि हमारे शरीर में अम्ल या भस्म बढ़ जाते हैं तो देखिएगा आपका मन कैसा हो जाता है, बुखार के जैसा हो जाता है, यानी बुखार लगने के आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि इसका कितना हमारे शरीर में महत्व है। अब देखिए बढ़ने का कारण जब बढ़ जाता है, तो कारण बता दिए कि ज़्यादा कचर मच्छर यानी समझिए कि नियम से ना खाना, तो समझिए कि पीएच स्केल मान, ये समझिए पीएच मान बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ने के बाद से आपके शरीर में अपच हो जाएगा। अपच के मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, अपच के मतलब कि बेकार होगा, उल्टी होगा, ये जैसे बहुत सारी चीज़ें होगा। तो समझ गए कि हमारे शरीर में पीएच का रहना क्या है, एक बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमारा भोजन क्या होता है, पचता है, और समझिए कि हमको बहुत सारी एनर्जियाँ मिलती है। तो पहला समझ गए। चलिए हम दूसरे की चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि और हमारा जो पीएच स्केल का है वो कहाँ है। ओके, तो जैसे कि आप लोग दांत देखे हैं, ओके, ये समझिए कि पीएच स्केल माने पीएच परिवर्तन के कारण दंत में क्षय। ऐसा 2 नंबर पॉइंट है कि पीएच के मान में परिवर्तन, पीएच परिवर्तन के, ऐसा लिख सकते हैं, परिवर्तन के, पीएच परिवर्तन के
पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होना, दंत क्षय होना। चलिए हम अब 2 नंबर महत्व देखते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दांत में क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब समझ सकते हैं, जिसको खोखला बोलते हैं या इसमें छिद्र हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसा कि देखिए हम लोग का जो मुंह का जो पीएच मान होता है लगभग 5.5 के बराबर होता है। ओके, लेकिन ये क्या हो जाता है, कभी कभी इसका पीएच मान घट जाते हैं। ओके, वो घटते कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हम लोग भोजन वोजन करते हैं लोग, दांतों में क्या हो जाती है, वो कड़े जाकर फंस जाती है और फंसने के बाद से उसमें कुछ विषाणु उसमें कुछ जीवाणु लग जाते हैं, जो कि इसमें क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि दांत का सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। ओके, जो कि सबसे मजबूत मानियो समझिए कि ऐसा भी बोला जाता है हमारे शरीर की सबसे कड़ी जो हड्डी होती है वो होती है दांत की हड्डी। हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो इनामेल होता है बहुत ही काला और चमकीला होता है। अब क्या होता है ना, जब आपका पीएच मान इसका कम हो जाता है, इसके कचरे उचरे फंसने की वजह से, ओके, तो इस दांत पर क्या करने लगता है, तो प्रभाव डालने लगता है। याद रखिएगा, इस दांत पर प्रभाव डालने से धीरे धीरे इनामेल आपका खत्म हो जाते हैं और धीरे से क्या हो जाता है, तो आपके दांत में खोखला हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो दांत को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर हम लोग भस्म का यूज करते हैं, जैसा कि आपका नीम का दातुन हो गया, बहुत सारे आपके क्या आते हैं, यूँ समझिए कि पेस्ट आते हैं, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं अपने दांतों को सुरक्षित करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि पीएच के परिवर्तन की वजह से हम लोग को मानिए समझिए कि दांत में भी क्षय हो जाती है। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। ओके, यूँ समझिए कि आपका जो भूमि होता है उसका भी पीएच मान में यदि परिवर्तन हुआ तो समझिए कि कोई भी जल्दी फसल होता नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीजें देखते हैं। ओके, मिट्टी का पीएच मान, यस, मृदा का पीएच मान। अब समझिए इस पॉइंट को ज़्यादा। ओके, यानी यूँ समझिए कि जो हम लोग ये भारत जो है, यहाँ पर लगभग आपका 60 या 70% लोग कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर है तो अन्न उत्पादन करते हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, आजकल के हालात ऐसा हो गया है ना, कृषि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन नहीं कर पा रही। यदि करने का भी कोशिश कर रहे तो उनको ज़्यादा खाद बिया की जरूरत पड़ रही, जो कि महंगा ही महंगा है। तो अब देखिए कारण क्या होता है ना, कि खाद का यूज करते हैं लोग ना, यानी मृदा का याद रखिएगा अगर पीएच 7 है तो ये उपयोगी है। याद रखिएगा, अगर आप लोग क्या कीजिए जांचिएगा, अगर 7 है तो आप लोग कोई भी फसल बोइएगा वो होने के लिए क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। यदि आपका पीएच कम हुआ या आपका ज़्यादा हुआ, समझ पा रहे, या तो आपका कम हुआ या क्या हुआ, आपका ज़्यादा हुआ, तो यूँ समझिए कि क्या है, मिट्टी पर आपका खतरा है। खतरा ये है कि कोई भी फसल जल्दी होगा नहीं। तो अब देखिए अब क्या किया जाता है, यदि आपका पीएच मान कम है, कम के मतलब कि वो मिट्टी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया है। समझ पा रहे, अम्लीय को उदासीन करने के लिए याद रखिएगा भस्म का यूज करते हैं। और जो भस्म हम लोग जो लाते हैं इसको अम्लीय खेत को क्या करने के लिए, यस, उसको नॉर्मल यानी न्यूट्रल बनाने के लिए, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अंडे की छिलका में मिलता है। यहाँ तक समझ गए। यदि आपके क्या होते हैं, यूँ समझिए कि वो खेत भस्म हो जाते हैं, तो रियल केस में भस्म होते हैं, लेकिन 90% आपके जो खेत होते हैं वो अम्लीयता ही होता है। अब भस्म हो जाते हैं तो याद रखिएगा मार्केट से जिप्सम खरीद कर ओके लाकर उसमें छीटेंगे तो समझिए फिर वो अम्लीयता आ जाएगा। चाहे अम्ल का भी बहुत सारा जरिया है, वहाँ से यूज करके तो खेतों को हम लोग अम्लता बना सकते हैं। अम्लता के मतलब यूँ समझिए कि ऐसा कि उसको न्यूट्रल बना सकते हैं। जब बना लेंगे तो हमारा फसल क्या होगा, बहुत ही अच्छा और उपयोगी होगा। इसी पर आपका प्रयोग चल रहा है, देखिए कब तक सफलता मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं एक आपको लास्ट 4 नंबर बताता हूँ।